बताना चाहूंगा कि कोई भी कुंडली जो बनती है, नॉर्थ इंडियन चार्ट जिसको हम डायमंड फॉर्मेट बोलते हैं, उसके अंदर सबसे जरूरी चीज क्या है कि यहाँ पे अगर एक लिखा है तो ये कुंडली मेष लगन की है, एरीज। अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो टॉरस, 3 लिखा है तो जेमिनी, 4 लिखा है तो कैंसर, 5 लिखा है तो लियो यानी सिंह राशि और लगन सिंह लगन हो जाएगा, 6 लिखा है तो दैट इज विर्गो कन्या लगन हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे जो फर्स्ट लिखा है तो ये हाउस हो गया फर्स्ट हाउस, और यहाँ पर कोई भी राशि आ सकती है। अगर यहाँ पर 8 आ जाता है तो ये हो जाएगा वृश्चिक लगन यानी कि स्कॉर्पियो। तो आज हम सीखेंगे कि कुंडली में कहीं पर भी कोई ग्रह नहीं है। एज्यूम कीजिए वृश्चिक लगन की कुंडली है, ये एक फर्स्ट एग्जांपल है। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये आपको एकदम समझ लेना है सिंपल भाषा में कि कोई भी कुंडली में यहां पर कोई राशि आएगी, वो 1 होगी तो मेष, 2 होगी तो वृष, ऐसे करके मैंने 8 का एग्जांपल लिया। 8 मतलब स्कॉर्पियो लगन। अब किसी का भी लगन 12 लग्नों में से कोई एक लगन होगा, उसके बाद ग्रह अलग अलग जगह पे होंगे। अब राशियां क्या है? राशियां जो होती है वो एक खेत की तरह एक फील्ड है। उस फील्ड की क्वालिटी क्या है, ये उस एंगल से आपको समझना है। ओके, तो आगे मैं आपको स्ट्रेट में बताना चाहूंगा कि अगर आपको इसका प्रिडिक्शन करना है, वृश्चिक लगन की कुंडली अगर आपके सामने आती है, चाहे कहीं पे भी ग्रह बैठे हुए हैं, हो सकता है कि 8 है, जैसे 8 का मालिक होता है मंगल, मंगल कहीं पे भी बैठा होगा। नो 9 है, 9 मतलब गुरु, इसका 9 का मतलब धनु राशि और इसका स्वामी गुरु होगा, वो कहीं भी बैठा होगा। तो हम उन ग्रहों को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ लगन देख रहे हैं। तो ये लगन क्या है? वृश्चिक लगन की कुंडली है। अब इस कुंडली में पहला भाव यानी शरीर, हम देखेंगे कि शरीर कैसा है। मैं इसको कई लेवल पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला लेवल है कि फटाफट आप इसको देसी भाषा में याद रखें कि लगन जो है वृश्चिक का है, यानी कि ऐसा इंसान मंगल के समान शरीर वाला होगा। 9 में बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति की राशि जहां भी आती है वहां पर देव कृपा, मतलब याद रखें, ये एक एक लाइन को याद रखें। बृहस्पति की राशि जिस भाव में आती है, दूसरे भाव में आई है, धन और परिवार से संबंधित देव कृपा रहेगी, मतलब गॉड गिफ्ट रहेगा परिवार के ऊपर इन चीजों के लिए। शनि की राशि मकर है, तीसरे भाव में भाई बहनों से जुड़ी हुई। ठीक है, तो तीसरे भाव में जब भी शनि की राशि आती है तो शनि क्या है, वो स्लो बट श्योर है। तो थोड़ा प्रोग्रेस को स्लो करेगा बट श्योरिटी से एक अच्छा ग्राफ देगा। तीसरी बात, ये प्लानिंग का भी बताता है कि हमारी जो प्लानिंग है, हम एक दिन पहले सोचते हैं कि कल हम क्या करेंगे, और जब अगले दिन हम एक्चुअल में करते क्या है, वो सॉलिड रहता है हमारा प्लान। उसका इफेक्ट यहाँ से आता है। ये शनि की राशि है, यानी कि पृथ्वी तत्व की राशि है। तो तत्व वाइज भी हम देखेंगे। पहले हम एकदम ये समझ लेते हैं कि 11 जो है लाभ राशि साइन है, तो ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी से बेनिफिट होता है। 11 जो है वो लाभ की राशि, लाभ की राशि कुंडली में जिसकी जहां पे भी जाएगी उस भाव से उस इंसान को लाभ जरूर होगा। 12 जो है बृहस्पति की है और मीन शुक्र के उच्च प्रभाव की राशि है। इसका मतलब है कि ऐसे इंसान को पंचम भाव से जुड़ी हुई चीजों के अंदर एक मोक्ष, क्योंकि 12 का मतलब है मोक्ष, इनके नंबर सभी राशियों के कीवर्ड्स हैं वो याद रखने। 8 का मतलब है एनर्जी लेवल हाई, 9 का मतलब है देव कृपा, 10 का मतलब है सॉलिड कर्मा, 11 का मतलब है बेनिफिट, 12 का मतलब होता है मोक्ष। ये जहां भी आएगा, जिस भाव में आएगा, उस भाव से जुड़ी हुई चीजों से एक तरह से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, मतलब अननेसेसरी अटैचमेंट नहीं होगा, उस अटैचमेंट का एक मोक्ष लेवल पे अंडरस्टैंडिंग होगी। रोग शत्रु भय में मंगल की राशि है, याद रखें। सभी भाव के कीवर्ड याद रखें, सभी राशियों के कीवर्ड याद रखें। कीवर्ड मतलब होता है कि उस चीज को समझने का क्या शब्द है। तो छठे भाव का जो कीवर्ड है वो है हमारी रिएक्शन, किसी भी चीज को लेके। हम किसी इंसान से कैसे बात करते हैं, वो रिएक्शन क्या है, हम किसी प्रॉब्लम से कैसे हैंडल करते हैं, वो रिएक्शन क्या है। तो छठा भाव में जब मंगल आए, मंगल की राशि आएगी, तो हमारा जो रिएक्शन है किसी प्रॉब्लम के लिए, किसी बात के लिए, वो एनर्जेटिक होगा। मतलब हमारा जो रिएक्शन है वो इतना अच्छा होगा कि वी कैन हैंडल स्मॉल इश्यूज वेरी वेल। यहाँ पे हमेशा पापी ग्रह आना चाहिए या फिर पापी ग्रह की राशि आनी चाहिए, ये याद रखें, तभी फायदा होगा। क्योंकि किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए पापी राशि होनी चाहिए। किसी भी कुंडली में दो
जहां भी आएगा उस चीज से जुड़ी हुई चीजें इंसान की लाइफ में इकट्ठी होती जाएंगी, इकट्ठी होती जाएंगी। दो कहाँ भी आएगा, पूरी लगन में आ जाएगा, तो समझिए कि उस इंसान का जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो बढ़ जाएगा। दो जिस भाव में भी आ जाएगा, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व के साथ साथ एक्यूमुलेशन की राशि है, इकट्ठा होना, ये आप याद रखें। तीन का मतलब है मंथन, सोचते रहना, कंफ्यूज रहना। और फाइनली एक प्लानिंग को सोचना। तो अष्टम भाव में आया हुआ है ये, तो इसमें आता है कि हमेशा सीक्रेट प्लान के बारे में सोचते रहना, वृश्चिक लगन वालों के लिए। ओके, ऐसे लोगों का जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो एक हिडन टैलेंट है, उसके ऊपर बड़ा दिमाग चलता रहता है। चार का मतलब है माँ, मतलब अटैचमेंट, मतलब प्यार, मतलब जल तत्व। जिस भाव में भी चार आ जाता है उस भाव से जुड़ी हुई चीजों से इंसान इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। वृश्चिक लगन वाले धर्म भाव से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो हायर नॉलेज है, चाहे वो घूमना है। ओके, ये आप कीवर्ड याद रखें। चार मतलब इमोशंस। पांच का मतलब क्या है, जिस भाव में भी पांच नंबर आ जाए उस भाव से जुड़े हुए आपको एक तरह से प्रसिद्धि मिलेगी। अब क्योंकि 10वां भाव प्रसिद्धि का ही है और पांच जो है ये सूर्य की राशि है, तो आपको प्रसिद्ध होने में, ऐसे लोग वृश्चिक वाले कम उम्र में प्रसिद्ध होते हैं। छह, कन्या राशि जिस भाव में भी आ जाती है उस भाव से जुड़ी हुई चीजों की इंसान अगर सर्विस करे, हॉस्पिटैबिलिटी, छह का मतलब हॉस्पिटैबिलिटी, आपके सर्विस करने की टेंडेंसी, ये जहां भी बैठेगा उस चीज से जुड़ी हुई चीज में अगर इंसान सर्विस करे तो जरूर फायदा होगा। सात, तुला राशि जिस भाव में भी आ जाए उन चीजों से जुड़ा हुआ एक उस इंसान को समझिए कि उसका सबकॉन्शियस माइंड प्लस उस इंसान के लिए तुला राशि जहां पर भी आएगी कुंडली में, उस भाव से जुड़े हुए लोगों से एक पार्टनरशिप बन सकती है, अटैचमेंट हो सकता है, वहां रिफ्लेक्शन मिल सकता है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ओके, एग्जाम्पल को मैंने कीवर्ड से समझाया। ओके, अगली बात, कभी भी किसी कुंडली का फलित आपको देखना है तो भावों का मतलब, उनके कीवर्ड याद रखें। जैसे आप राशियों को भी भूल जाइए। ओके, राशियों को भी भूल जाइए, आपको सिर्फ भाव याद रखने हैं। भाव का मतलब पहला भाव, दूसरा, तीसरा, इस तरह से ये पहला भाव है। यहाँ पे कोई भी राशि आ सकती है, इसको फर्स्ट लिखेंगे। अगर राशि है तो वन, ये दो है और राशि लिखी जाएगी तो वन टू थ्री फोर कुछ भी आ सकती है। ये थर्ड है, थर्ड लिखो। भाव कभी भी एक दो से नहीं आएगा, थर्ड भाव, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ भाव, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ भाव, इलेवेंथ, ट्वेल्थ भाव। तो ये आप याद रखें कि अगर हमारे पास राशियां भी नहीं है और हमें ये चीज पहले पता होनी चाहिए, उसके बाद राशि आएगी तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये भाव का मतलब अगर पता है तभी तो आप राशि को इससे कनेक्ट करेंगे। कुल मिला के फलित जो है एस्ट्रोलॉजी में सबसे जरूरी क्या है फलित में, कि फलित में आपको पता होना चाहिए कि पहले भाव में जो भी राशि है उसका मतलब क्या है, फिर ग्रह कौन सा है उसका मतलब क्या है। एक साथ तीन चीजें आती हैं, भाव, दूसरे नंबर पे राशि, तीसरे नंबर पे ग्रह। तो पहले आपको क्या करना है, भाव सीखना है। फिर क्या करना है, इनमें राशि कौन सी आई हुई है वो सीखना है, जो मैंने अभी बताया। तीसरे नंबर पे है ग्रह। ग्रह क्या होता है कि उस हाउस का जो रिजल्ट है उसकी दिशा तय करता है। तो अब इस जो मैंने भाव लिखे हैं इसको हम समझते हैं। पहला भाव मतलब हुआ, कीवर्ड आपको याद रखना है। पहला भाव मतलब किसी भी चीज की शुरुआत। आपकी जिंदगी में अगर कुछ भी आप करते हैं, जैसे सुबह उठते हैं तो पहले भाव में अगर अच्छे ग्रह हैं तो आपकी शुरुआत अच्छी होगी। कोई दुनिया जिंदगी में कोई बड़ा कोई भी काम करते हैं उसकी शुरुआत पहला भाव बताएगा। 12वां भाव उस काम का अंत कैसा होगा। आप जब कोई प्लानिंग करते हैं उसकी शुरुआत क्या होती है, पहला भाव बताएगा, उस प्लानिंग का अंत होगा 12वें भाव से। तो ये जो है पहले भाव का कीवर्ड हो गया। पहले भाव का और कीवर्ड क्या है, आपकी कुंडली में पहले भाव से पता चलता है कि आप जब किसी से पहली बार मिलते हैं तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, वो पहला भाव है। आप जब उस इंसान के साथ, समझिए कि अगर आप किसी इंसान से जब फर्स्ट इंप्रेशन देते हैं तो पहला भाव एक्टिव हो जाता है। जब उस इंसान के साथ लंबे टाइम तक रहते हैं उतने ही ज्यादा भाव एक्टिव होते चले जाते हैं उसी टाइम। जैसे
अगर आप किसी इंसान से, जैसे कि मैरिड लाइफ पार्टनर ये होता है, तो आपके 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे भाव एक्टिव हो जाते हैं। जिस दिन आप धन से जुड़ी हुई काम करोगे तो दूसरा भाव एक्टिव हो जाएगा, प्लानिंग करोगे तो तीसरा भाव एक्टिव हो जाएगा, जिस दिन आप जमीन खरीद लोगे, प्रॉपर्टी मकान, चौथा भाव एक्टिव हो जाएगा, जिस दिन आप कोई क्रिएटिविटी करेंगे, चाहे वो कोई भी क्रिएटिविटी हो सकती है, आप कोई नया क्रिएटिव आइडिया है, वो पांचवा भाव, संतान, वो भी पांचवा भाव, विद्या, वो भी पांचवा भाव। छठा भाव क्या है? जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो छठा भाव एक्टिव हो जाता है। जब आपकी शादी होती है तो सातवां भाव एक्टिव हो जाता है। जब आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि डाइवोर्स या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट, आईसीयू में चले जाना, हॉस्पिटल में चले जाना, या फिर ऑपरेशन के ऊपर डबल ऑपरेशन हो जाना, जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो आठवां भाव एक्टिव हो जाता है। जब आप किसी गुरु से मिलते हैं, जब आप किसी बड़े ज्ञानी पुरुष से मिलते हैं, जब आप किसी तीर्थ स्थान की यात्रा करते हैं तो नौवां भाव एक्टिव हो जाता है। जब आप नाम कमाते हैं किसी भी फील्ड में तो दसवां भाव एक्टिव हो जाता है, या आपको कोई अधिकार मिले, पोस्ट मिले, दसवां भाव एक्टिव हो जाता है। जब आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो तो ग्यारहवां भाव एक्टिव हो जाता है। आपके फ्रेंड सर्किल जैसे बड़ा होता है तो ग्यारहवां भाव एक्टिव हो जाता है। जब आप कोई इन्वेस्ट करते हैं तो बारहवां भाव एक्टिव हो जाता है। ये बहुत ही जरूरी टॉपिक था कि कब आपका हो सकता है कि किसी इंसान ने शादी नहीं की तो सातवां भाव उसका एक्टिव नहीं होगा, होगा तो पार्टनरशिप से हो सकता है। ओके, बेसिकली इसका मकसद ये है कि भाई आप थोड़ी देर बात करेंगे तो थोड़ी देर के लिए आप बहुत अच्छे लग सकते हैं, लेकिन जब आप बहुत देर तक बात करेंगे या बहुत दिनों तक किसी इंसान के साथ रहेंगे तो आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है ये भी एक्टिव हो जाएगा, मतलब आपकी असली पहचान सामने आएगी। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। तो मैंने बताया भाव एक्टिवेशन। अगली बात, पहला सुख निरोगी काया, फर्स्ट हाउस। दूजा सुख घर में हो माया, सेकंड हाउस। तीजा है लाइफ का एम, जितना बड़ा होगा, जैसे आपकी तैयारी होगी, वो आपका थर्ड लेवल पे है। चौथा, आप दूसरों से कितना खुश रहते हैं, दूसरों को कितना अच्छा खुश रखते हैं, वो आपकी जिंदगी का फोर्थ पिलर है। पांचवा पिलर, आप जिंदगी में कोई भी काम को रिपीटेडली, मतलब लगातार लंबे टाइम तक अगर कर सकते हैं तो पांचवा भाव आपका अच्छा है। पांचवें भाव में जब अच्छे ग्रह होंगे तो आप किसी चीज से बोर फील नहीं करेंगे। कि रोमांस का है, एंटरटेनमेंट, अटैचमेंट, मतलब आपको एंजॉयमेंट फील होगा, एंटरटेनमेंट। पांचवें भाव में जब भी अच्छे ग्रह बैठे होंगे तो आपका पांचवें भाव से हमेशा एक एनर्जी लेवल आएगा, यू विल नेवर फील बोर। छठे भाव में अगर अच्छा ग्रह स्वग्रही होकर बैठा है तो समझ जाओ कि प्रॉब्लम उतनी बड़ी है। शत्रु ग्रह बैठ जाए या कमजोर ग्रह बैठ जाए, जितना भी निगेटिव होगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये आपके शत्रु हैं। शत्रु जितने कमजोर होंगे उतना अच्छा है। आपकी बीमारी भी शत्रु है। ओके, कंपटीटर जो होते हैं आपके किसी भी फील्ड के, चाहे वो एग्जाम दे रहे हैं उससे कंपटीटर, तो यहाँ पे पापी ग्रह जितने होंगे आपकी फाइटिंग स्पिरिट बढ़ जाएगी। सातवें भाव में जितने अच्छे ग्रह होंगे आसानी से आप लोगों से जुड़ तो जाएंगे, लेकिन ये ही लोग जल्दी जुड़ने की वजह से आपको दुख भी देंगे। सातवें भाव में स्वग्रही ग्रह होना जल्दी आपको लोगों से मिला तो देता है, लेकिन वही लोग आपके दुख का कारण बन जाते हैं, क्योंकि सातवां भाव मार्केश है। ऐसे ही दूसरा है, दूसरे भाव में अगर स्वग्रही ग्रह बैठ जाए तो आपको जिंदगी में धन बड़ी आसानी से आएगा, लेकिन वही मृत्यु का कारक बन जाएगा, वही कष्ट का कारक। जैसे आपके पास अगर खाने की मौज है, आपके पास कुछ भी खाने के लिए सब कुछ है, आप बहुत महंगी चीजें खाते हैं, तो इसका मतलब आपका डेथ एक्टिवेशन हो रहा है। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है। अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में कोई अच्छा ग्रह बैठ जाए स्वग्रही होके, आपको लगेगा कि भाई बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, बहुत अच्छा समझिए कि अंडरस्टैंडिंग होगा, लेकिन लाइफ पार्टनर तो मिलेगा, लेकिन ये अच्छा ग्रह इंसान को और भी लोगों से जोड़ देता है, क्योंकि ये अटैचमेंट का है। आठवां आठवें भाव में अगर स्वग्रही ग्रह बैठ जाए मजबूत होके, अपने घर में बैठ जाए, तो ये जो घर है अष्टम भाव, ये आपके हिडन टैलेंट, फेयर फैक्टर, या फिर दबी हुई शक्तियों को बढ़ा देता है। आपकी हिडन फैक्टर, सामने से आप अलग दिखेंगे, बैकग्राउंड में आपका दिमाग कुछ और होगा। जितना मजबूत होगा, इससे क्या होगा, ड्यूअल पर्सनैलिटी, गुप्त धन जितना ही मजबूत होगा, ससुराल से या फिर जो आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपको कम एफर्ट डालने से फायदा हो, वहां से बड़े फायदे होंगे। जैसे ये भाव में, ये इस घर में अगर मजबूत ग्रह बैठ जाए तो आपको दूसरों की प्रॉपर्टी आपके नाम हो सकती है। इस भाव में अगर मजबूत ग्रह बैठ जाए तो वो किसी इंसान की मेहनत आपके काम आ सकती है।
तो इसका बहुत सारी चीजें हैं, ये लाइफ टर्निंग पॉइंट होता है। 9वें भाव में जब अच्छे ग्रह बैठते हैं, कैसे भी ग्रह बैठे हों, तो आपको दैवीय कृपा उतनी ज्यादा आएगी, आप जिंदगी में उतने अच्छे बड़े लोगों से कांटेक्ट अपने आप हो जाएंगे आपके। 10वें भाव में जितने अच्छे ग्रह बैठे हों, आपको पद प्रतिष्ठा उतनी जल्दी मिल जाएगी। लेकिन वो कैसे मिलेगी? ये अगर शनि मजबूत है तो मेहनत से मिलेगी, सूर्य मजबूत है तो किसी बड़े आदमी की कृपा से मिलेगी, चंद्रमा मजबूत है तो आपके मन की शक्ति से मिलेगी, मंगल मजबूत है तो कोई आपको भाई की तरह मदद करेगा। तो कुल मिला के स्वग्रही बैठा हो, फिर देखना पड़ेगा कि भाई ये तो स्वग्रही हो गया, लेकिन इसके साथ में बाकी कौन से ग्रह मजबूत हैं, उसके जैसा फल ये मिलेगा। 11वें भाव में अगर स्वग्रही ग्रह बैठे हों, अपने घर में मजबूत होके, तो मान के चलिए कि आपका नेटवर्क, लोगों से फायदा उठाने की टेंडेंसी, सूर्य अपने घर का बैठा है तो बड़े लोगों से फायदा उठाएंगे, चंद्रमा बैठा है इमोशनल लोगों से फायदा उठाएंगे अपने इमोशंस के थ्रू, मंगल बैठा है हिम्मत के साथ फायदा उठाएंगे, बुध बैठा है दिमाग से फायदा उठाएंगे। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनका बुध यहाँ पे स्वग्रही है, दिमाग मतलब बिजनेस माइंड। और यहाँ पर अगर बृहस्पति स्वग्रही होकर बैठा हो तो समझ जाइए कि आपको गुरु जैसे लोग आपके पास अपने आप आएंगे जो आपको मदद करेंगे, गाइड करेंगे और आपका काम बन जाएगा। 12वें भाव में स्वग्रही बैठा हो, अगर शुभ ग्रह बैठा है तो शुभ चीजों में बड़े खर्चे होंगे, अगर पापी ग्रह बैठा है तो गलत चीजों में बड़े खर्चे होंगे। तो ये चीजें आज के लिए आप याद रखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगले सेशन में इसी विषय को और अच्छे से मैं बताऊंगा, एकदम देसी तरीके से, ओके, कि आपको किस तरह से समझना है। अब मैंने स्वग्रही का बताया, अब समझिए उल्टा कर देते हैं। पापी ग्रह लगन में बैठा हो तो इंसान स्वार्थी, स्पष्ट बोलने के चक्कर में गलत शब्द का इस्तेमाल करने वाला, लॉजिकल माइंडेड, मतलब इमोशंस कम होंगी, लॉजिक ज्यादा होगा, हर चीज में सवाल उठाने वाला होगा, तो लगन खराब है। जिस इंसान का दूसरा भाव खराब होगा, उसके लक्षण क्या है? वो इंसान उल्टा सीधा कुछ भी खा सकता है। मतलब जैसे एक समझिए उसकी फैमिली में, कुटुंब में, सोसाइटी में कुछ लिमिटेशन है, ये चीज नहीं खानी है, वो खानी है, तो जब यहाँ पापी ग्रह आ जाएंगे तो वो आउट ऑफ बॉक्स खाएगा, मतलब हट के खाएगा कुछ भी। यहाँ पे अगर पापी ग्रह बैठ जाए तो तामसिक चीजों में अट्रैक्शन बढ़ेगा, जीवन में नकारात्मक ऊर्जा बड़ी जल्दी आएगी, चीजें सही चल रही होंगी, पैसा आ रहा होगा, लेकिन अचानक से कुछ हो जाएगा। सेकंड भाव में नकारात्मक एनर्जी, थर्ड भाव में नकारात्मक एनर्जी बैठी हो तो ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपको इनिशिएटिव लेने के लिए हिम्मत चाहिए, आपको एक जुनून चाहिए, और वो जुनून पापी ग्रह देता है। चौथे भाव में जब पापी ग्रह बैठते हैं तो आप अपने घर में रुक नहीं सकते, आपको आराम करेंगे तो आपको अजीब फील होगा, आप एक जगह नहीं रुक सकते। चौथे घर में पापी ग्रह बैठा हो तो आपके मन में हमेशा ईर्ष्या रह सकती है, आपको माता से विचार भी नहीं मिलेंगे। इस घर में अगर पापी ग्रह बैठ जाएं, शनि, मंगल, राहु, तो अगर स्वग्रह नहीं है और कमजोर हैं, तो अपने आप ऐसे लोगों को अपने घर से कई बार छोड़ना पड़ता है, किसी न किसी कारण से, मतलब उनका एनर्जी कनेक्शन नहीं बन पाता घर से। पांचवें भाव में पापी ग्रह बैठे तो पेट की प्रॉब्लम आएगी, ऐसे इंसान की पढ़ाई में ब्रेक लगेगा, ऐसे इंसान को हमेशा मतलब समझिए लॉटरी या फिर शेयर मार्केट में लॉस होगा। लेकिन ऐसे इंसान टेक्निकल माइंडेड होंगे अगर ये होगा, यहाँ पे शनि या कुछ निगेटिव प्लैनेट होंगे पापी ग्रह, यहाँ पे पापी ग्रह होंगे तो बड़ा अच्छा है, आप रोग शत्रु भय से लड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी। यहाँ पर अगर पापी ग्रह होंगे तो आपको जीवन में लाइफ पार्टनर या फिर जीवन में आपके साथ आसपास के लोग ऐसे ही मिलेंगे जैसा सातवां घर है। इसीलिए सातवें भाव को लाइफ पार्टनर का कहा जाता है, क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को। आपको लगेगा बहुत अच्छा, लेकिन वही प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसलिए ये ग्रह जो है कॉम्बिनेशन होना चाहिए हमेशा। इस भाव के अंदर ना तो बहुत अच्छा हो और ना बहुत खराब हो, ये बीच में होना चाहिए, इस भाव की खासियत है ये। बीच में होगा तो क्या होगा, ये बैलेंस बना के आपको सबसे ज्यादा फायदा देगा। बहुत अच्छा होगा तो आपके बहुत ज्यादा लोगों से रिलेशनशिप बन सकता है, कनेक्शन बन सकता है, वो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे अगर सिर्फ पापिक है तो आपसे सब दूर चले जाएंगे, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ये क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन, जैसे कि बृहस्पति बैठा हो और उसकी दृष्टि उसके ऊपर शनि का प्रभाव आ जाए, या शनि बैठ जाए, अच्छा ग्रह भी हो और खराब भी हो, या अच्छे ग्रह की भी दृष्टि हो और खराब की भी दृष्टि हो, या फिर अच्छा ग्रह खराब नक्षत्र में बैठ जाए, या फिर बुरा ग्रह अच्छे नक्षत्र में बैठ जाए, यानी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब मजा आएगा। सात आठवें भाव में पापी ग्रह बैठ जाए तो क्या होगा कि आपको अननेसेसरी फियर फैक्टर आएगा शनि की वजह से, मंगल की वजह से आप दूसरों को मारने की कोशिश करेंगे, सुसाइड करेंगे जब शनि होगा, दूसरों का मर्डर करेंगे जब मंगल होगा। मतलब आपको हमेशा लगेगा कि मैं दूसरों को नुकसान पहुंचाऊं, ये हिडन एनर्जी होती है। जहां पे पापी ग्रह होगा तो जब भी आपका कोई काम बनना होगा वहां पे अड़चन आ जाएगी,
जब भी यहाँ पे पापी ग्रह होगा तो आपका जब भी शादी ब्याह या फिर समझिए कि आपका कोई भी बड़ा अच्छा इवेंट प्लान हो रहा है तो उस टाइम भी प्रॉब्लम आ जाएगी जब यहाँ पे पापी ग्रह होगा। लेकिन साथ में अच्छा ग्रह भी हो तो उस प्रॉब्लम को संभाल लेगा। प्रॉब्लम तो आएगी लेकिन संभाल लिया जाएगा। यहाँ पे पापी ग्रह होगा तो अच्छा है। अच्छा है किस लिए? आपके कर्म करने के लिए। लेकिन साथ में अच्छा ग्रह होना चाहिए जैसे यहाँ पे है तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये जो जो आपका पर्टिकुलरली केंद्र है, केंद्र का नियम क्या है? केंद्र स्थे पाप पुण्यम समस्थे, मतलब दोनों दोनों ग्रहों का बराबर योग होना चाहिए। लगन में भी शनि की दृष्टि अगर हो जाए और लगन में शुक्र बैठा हो तो बहुत अच्छा है। सप्तम भाव पे अगर पापी और पुण्य दोनों का, अच्छे और बुरे दोनों ग्रह आ जाए तो बहुत अच्छा है। 10वें भाव में भी अच्छे और बुरे दोनों ग्रह का प्रभाव हो तो बहुत अच्छा है। ये है, लेकिन यहाँ पे हमेशा अच्छा होना चाहिए क्योंकि देव कृपा है। ओके, तो मैंने रफली बता दिया है। 11वें भाव में अगर जितने भी पापी ग्रह हों, अच्छे ग्रह हों, बस ग्रह बैठ जाए, कैसा भी बैठ जाए, उतने ही धन के स्रोत बन जाते हैं, उतने तरीके से लाभ होता है आपकी लाइफ में। 12वें भाव में या तो ग्रह बैठे ही ना बैठे तो इसके अंदर हमेशा आपका शुभ ग्रह बैठे केंद्र या त्रिकोण का मालिक तो अच्छा है, वरना यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठेगा वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में लगातार आपको परेशान करेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर बढ़ते हैं अगले सेशन में। ओके, मुझे उम्मीद है कि देसी भाषा में आपको कुछ समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए, थैंक यू, नमस्ते, फिर मिलेंगे। ओके।